दोस्तों स्टडी विद आनंद सर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, हम लोग कुछ बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं और हिस्ट्री सब्जेक्ट से कुछ सॉल्व कर रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। विशेषकर यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमेशा पूछे गए हैं प्रश्न, और किस ईयर में कब पूछे गए हैं, साथ साथ इसके पूरे विश्लेषण को भी हम आपको बताते चलते हैं। तो देखते हैं मित्रों, पहला प्रश्न हमारा क्या है आज की श्रृंखला में कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। इसमें आपका मित्रों ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मित्रों, इसमें जो आपका ऑप्शन सही होता है वो ऑप्शन सी सही हो जाता है, बलबन। मित्रों, बलबन जो है प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। मित्रों, ये आपका पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है मित्रों कि जिलिल्लाह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। आपको ऑप्शन दिए गए हैं मित्रों, अलाउद्दीन खिलजी या अकबर या बलबन या इल्तुतमिश। तो मित्रों, इसमें आपका जो आपका ऑप्शन सही होता है वो बलबन अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाता है। मित्रों, राजा जिलेल्लाह या जिलेल्लाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब उसने अपने पुत्र बुगरा खां से कहा था। सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था। अब क्वेश्चन है आपका कि तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था। आपको ऑप्शन दिया गया है, बलबन है, अलाउद्दीन खिलजी है, फिरोज तुगलक है, खिज्र खां है, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मित्रों, इसमें भी आपका ऑप्शन क्या सही होता है, पहला ऑप्शन सही होता है अर्थात बलबन सही होता है। मित्रों, तुगरिल खान ने बलबन के काल में विद्रोह किया था और यह विद्रोह बंगाल में अमीन खान की नियुक्ति के विरोध में हुआ था। कालांतर में मित्रों बलबन के बंगाल अभियान से डरकर तुगरिल खां वहां से भाग गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की थी। फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत करने वाला कौन था। ऑप्शन है आपका इल्तुतमिश या फिरोज शाह तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी या बलबन। तो मित्रों, ये भी आपका आंसर कहां पर होता है, ये डी ऑप्शन सही होता है, बलबन। मित्रों, जो गयासुद्दीन बलबन था वो 1266 से 1286 ईस्वी में भारत में ईरानी त्योहार नौरोज को मनाने की प्रथा आरंभ की। और नौरोज जो है ईरानी नववर्ष है। मित्रों, क्या है नौरोज, क्या है ईरानी नववर्ष है जिसे फारसी नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है। बलबन ने अपने दरबार में सिजदा या तथा पाबोस क्या है मित्रों, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। सिजदा और पाबोस किसने करवाया था। तो सिजदा और पायबोस, सिजदा और पायबोस की प्रथा शुरुआत की थी, फारसी परंपरा का अनुकरण किया था। तो मित्रों, यहाँ पर कई प्रश्न आपके बन जाते हैं। तो सिजदा और पायबोस की शुरुआत किसने की थी, तो आपका बलबन करता है। और नौरोज की शुरुआत किसने की थी, तो बलबन बनता है। इस प्रकार से मित्रों क्वेश्चन का विश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था। जलालुद्दीन खिलजी था या अलाउद्दीन खिलजी था या बलबन था या रजिया सुल्तान। तो मित्रों, इसमें जो आपका ऑप्शन सही होता है वो ए ऑप्शन सही होता है अर्थात जलालुद्दीन खिलजी। मतलब खिलजी वंश का जो प्रथम शासक था वह जलालुद्दीन खिलजी कब 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की थी। और उसने अपना राज्याभिषेक 1290 ईस्वी में कैकूबाद द्वारा बनवाए गए अपूर्ण किलोखरी, जिसे कहते हैं किलुगड़ी के महल में करवाया था। मित्रों, डॉक्टर एल श्रीवास्तव की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक आती है, उनके अनुसार क्या है कि जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने उदार निरंकुशवाद के सिद्धांत को अपने सामने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है
कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो आपको ऑप्शन दिया गया है मित्रों, इल्तुतमिश है, बलबन है, अलाउद्दीन खिलजी है या मोहम्मद तुगलक है। तो मित्रों इसमें आपका ऑप्शन सी सही होता है, अलाउद्दीन खिलजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? आपको ऑप्शन दिया गया है, जफर खां, नुसरत खां, अल्प खां या उलूग खां। तो मित्रों इसमें जो आपका ऑप्शन सही होता है वो ए ऑप्शन सही होता है, अर्थात जफर खां। मित्रों अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां था। कौन था? ये सेनापति था। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, जो मंगोल के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति भी था। जाफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि उसे उसी रात को 30 कोस पीछे हट गए और वापस चले गए थे। मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम है। क्या नाम है उनके पति का? महाराणा प्रताप सिंह या रणजीत सिंह या राजा मान सिंह या राणा रतन सिंह? तो मित्रों इसमें जो आपका ऑप्शन सही होता है वो डी ऑप्शन, अर्थात राणा रतन सिंह। मित्रों पद्मिनी की कहानी का आधार जो 1540 होता है, क्या है? 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित कौन सी काव्य पुस्तक है? पद्मावत। पद्मावत में इनके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? ऑप्शन दिया गया है, मलिक काफूर, राणा रतन सिंह, रामचंद्र देव या प्रताप रुद्र देव। तो मित्रों इसमें जो आपका ऑप्शन सही होता है वह ऑप्शन सही होता है राणा रतन सिंह, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मित्रों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ऑप्शन दिया गया है, रामचंद्र देव, प्रताप रुद्रदेव या मलिक काफूर या राणा रतन सिंह। तो मित्रों इसमें जो आपका ऑप्शन सही होता है वह आपका ए ऑप्शन सही होता है, अर्थात रामचंद्र देव। मित्रों अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था और 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया था। लेकिन मित्रों 1305 ईस्वी से कह सकते हैं या 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी और राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुए और उन्होंने अपना आत्मसमर्पण कर दिया था। ये इस क्वेश्चन का विश्लेषण था मित्रों। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। आपको ऑप्शन दिया गया है, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो मित्रों इसमें आपका जो ऑप्शन सही होता है वह बी ऑप्शन सही हो जाता है, अलाउद्दीन खिलजी। मित्रों अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता था? एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मतलब कह सकते हैं कि राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति या इनाम या इंदिरात पेंशने, मतलब इंदिरात या पेंशने, जिनको भी सारी चीजें उसने दिया था उससे सब उसने छीन ली और वक्फ अर्थात धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि को भी आदि के रूप में मिली थी। उसने खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का मित्रों आता है। प्लीज अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर मित्रों लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। लास्ट क्वेश्चन है मित्रों, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया?
क्या कहा कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इल्तुतमिश है, बलबन है, अलाउद्दीन खिलजी है, मोहम्मद बिन तुगलक है। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मित्रों इसमें जो आपका ऑप्शन सही होता है वो सी ऑप्शन सही होता है, अर्थात अलाउद्दीन खिलजी। मित्रों अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भू राजस्व नीति में कुछ परिवर्तन किए थे। मित्रों उसने उपज के 50% भू राजस्व के रूप में निश्चित किया, जिसे अनाज के रूप में लेने के लिए जोर दिया गया। इससे पूर्व बलबन और इल्तुतमिश ने भी मित्रों अगर याद हो तो भू राजस्व उपज की एक तिहाई दर से अधिक नहीं लिया था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भी भूमि कर की दर अलाउद्दीन की भांति 50% थी। तो मित्रों इस प्रकार से आज के सेशन में बस इतना ही क्वेश्चन है। मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों की श्रृंखला लेकर, तब तक प्लीज मित्रों हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मिलते हैं।